हिंदी कथा साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी गुलमा बेगम। कहते हैं मेरा जन्म लंदन की किसी फैक्ट्री में हुआ और वहाँ से भारत लाया गया। वो तो सब मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है वो बड़ा कमरा जिसमें तरह तरह की सेंट की महक भरी रहती थी और जहाँ मेरी मालकिन मेरे सामने बैठ श्रृंगार किया करती थी। जूलियट समालंट था उनका नाम और अपने पति कर्नल समालंट से उम्र में वो बहुत छोटी थीं। अक्सर कर्नल साहब उस कमरे में कॉफ़ी का प्याला लेकर चले आते और मैं उनकी बात सुना करता, पर तब मैं बहुत छोटा था और आधे से अधिक बातचीत मेरी समझ में नहीं आती थी। हाँ, इतना मैं ज़रूर समझ गया था कि मेम साहब को ये देश बहुत अच्छा लगता है और साहब को इससे सख्त नफ़रत है। वो अक्सर यहाँ के लोगों को काला, जाहिल इत्यादि याद कहते रहते थे और जूलियट मेम साहब प्रतिवाद में खिलखिलाकर हंस पड़ती थीं और जल्दी जल्दी बालों में ब्रश घुमाने लगतीं। कभी मुंह में पिन दबाए कहती, हेनरी मुझे तो बहुत आराम है यहाँ, देखते हो देवी की तरह पूछती हूँ। कर्नल साहब कोई उपमा सदा अखड़ती और उगुर्राते, कितनी बार कहा है ये मत कहा करो। कर्नल के बाहर जाते ही जूलियट मुंह बनाकर फिर हंस देती। बात सन 45 की है। चारों ओर बहुत हंगामा हो रहा था उन दिनों और समालंट साहब कई कई दिन दौरे पर रहते थे। मैं 10 बरस का रहा हूँगा तब। एक दिन समालंट साहब अचानक चल बसे। हुआ ये कि वो बहुत तेज़ी से बंगले की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। उनके हाथ की छड़ी एक गुलदावदी के गमले में फंस गई। धक्के से वो लुढ़के तो ढेर होकर ही रहे। भारी भरकम आदमी थे, नहीं तो शायद हाथ पैर टूट कर रह जाता। जूलियट मेम साहब ने जाने किस किस से मिलजुल कर उसी समय हवाई जहाज़ से शव इंग्लैंड ले जाने का प्रबंध कर लिया और एक छोटा सूटकेस साथ में ले उसी शाम वो चली गईं। जाते समय उन्होंने मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं और ये गम हफ्तों मुझे सालता रहा। उस बंद कमरे में सेंट की महक में घुटता मैं जूलियट मेम साहब के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, पर वो नहीं आई। 16 दिन बाद दरवाज़ा खोला गया तो एक गोरे साहब जो क्लर्क से दिखते थे के साथ 2-3 काले लोग कमरे में आए। ये पहला मौका था कि काले अजनबी उस कमरे में आए, नहीं तो आया और घर के स्टाफ को छोड़कर कोई काला उसमें नहीं आ सकता था। मेरे भी कान खड़े हुए। उन काले लोगों में मूँछों वाला रौबीला सा दिखने वाला एक शख्स बार बार मेरे नज़दीक आकर मुझे घूर रहा था और हर बार एक मुस्कुराहट उसके मुंह पर तैर जाती थी। मैं तब तक नहीं जानता था कि समालंट साहब से देशवासियों के लिए इतनी नफ़रत मैंने भी विरासत में पाली है और उन्हें नीची दृष्टि से देखने लगा हूँ। इस आदमी का बार बार मुझे छूना हिमाकत सा लगा, पर तब मुझे ये एहसास नहीं था कि यह शख्स मेरा नया मालिक होगा। उसी दिन कुछ लोगों ने मिलकर मुझे उठाया और एक पुराने कंबल में लपेटकर 2 कुल्लियों के सिर पर रख कहीं के लिए चलता कर दिया। कंबल मेरे चारों ओर इस तरह लपेटा गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मेरे चारों ओर शोर शराबा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं काले लोगों की बस्ती में पहुँचाया जा रहा हूँ। उस वक्त बहुत याद आई जूलियट मेम साहब के महकदार कमरे की, जिसमें हमेशा ठंडक रहती थी और शोर तो कभी सुनाई ही नहीं पड़ता था। आधा घंटा 2 इंसानों के सिर की सवारी कर मैं अपने नए मुकाम पर पहुंच गया और बरामदे में उतार दिया गया। वहीं मूँछों वाले शख्स ने बहुत नरमी से मेरा कंबल उतारा और 3 लोगों की मदद से एक दीवार के सहारे खड़ा करवा दिया। उस वक्त तक मैं बहुत गुस्से में आ गया था और मैंने कुछ परवाह नहीं की कि देखूं मैं किस तरह के माहौल में हूं या कि मेरा मालिक कौन है। हाँ, न चाहते हुए भी मेरे कानों में उसका नाम पड़ चुका था। आसपास सब लोग उसे नवाब साहब पुकार रहे थे, पर खुदा को जैसा मंजूर, मेरा गुस्सा बरकरार नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही ये लोग जरा हटे कि 2 छोटे छोटे पैर पाजेब खनका कर मेरे सामने आ रुके। उन पैरों की मालकिन का मासूम चेहरा पहले यूं मुझे देखकर जरा झेंपा, थोड़ा लाल हुआ, फिर अचानक ही वो मेरे सामने छमाछम नाच उठी। पैरों की थिरकन रुकी और 2 गोरे हाथों ने मुझे लिपटा कर सीने से लगा लिया। वो भी 10 ही बरस की रही होगी तब, या कुछ ज़्यादा, मेरी नई मालकिन, पर उसे मालकिन कहना शायद गलत होगा। क्या कहूँ उसे। उस दिन उसने मुझे रिझा तो लिया था, पर तब मैं इतना समझदार नहीं था कि अपने मन का हाल पहचान सकूं।
कुछ ही दिनों में वो मेरी सब कुछ और मैं उसका बहुत कुछ हो गया था। अगले दिन से उसका जो मेरे पास आना जाना शुरू हुआ, उसका क्रम इन पिछले 7 वर्षों में बहुत नहीं बदला है। बहुत कुछ और सब बदल गया है, वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, पर उसका सुबह उठते ही मेरे पास आकर बैठना, अपनी नींद भरी आंखों से मुझे देखना और मुझ में अपनी परछाई को यूँ उलट पुलट देना कि ज्यों कुम्हार चाक पर चढ़ी कच्ची सुराही को देखे कि नुक्स कहाँ है और कहीं पे नुक्स न पाक खुश हो गुनगुनाने लगे और प्यार से चढ़ती सुराही के हर उठाव गिराव को परखे, वो सब नहीं बदला है। उसके बाद दोपहर में नहा धोकर काम से निपट उसका मेरे पास बैठे अपने बाल लहरा देना, ओढ़नी एक ओर रखकर अंगड़ाई लेना और वहीं फर्श पर लेट दिन भर का किस्सा सुनाना और सुनाते सुनाते पसर कर सो जाना भी नहीं बदला है। पर उन दिनों उसके जीवन में मैं सिर्फ एक ज़रूरी हिस्सा था। उसके बहुत से साथियों खिलौनों में से एक था। नवाब साहब उसके दादा थे और वो उनकी बहुत दुलारी थी। सूरजमुखी के फूल सी वो गदराई, गोरी, गोल मटोल थी, पर टहनी सी लचक थी उसके बदन में। उन दिनों उसकी एक पक्की सहेली थी, निर्मला उसका नाम था। लाला ज्ञानचंद की लड़की, जो बगल में ही रहते थे। वो उसे निम्मो कहती थी। निम्मो मुझे एक दिन भी अच्छी नहीं लगी। बेढंगी उसकी शक्ल थी और ऊँट सा उसका जिस्म। आते ही 2 उंगली से मुंह फाड़ कर वो मुझे चिढ़ाती थी और मेरा वो अपमान गुलमा भी सह लेती थी। यही नाम था उसका, गुलमा बेगम। बहुत दिन मैं बेखबर रहा कि क्यों सारंगी सा मेरा दिल हर सुबह बज उठता है, क्यों दोपहर में दूल्हे सा उमड़ आता है, क्यों हर रात मैं कान देकर घर में इधर उधर बजती उसकी पाजेब की खनक सुनता रहता हूँ। बहुत दिन तक मैं बेखबर रहा और मेरे देखते देखते उसका निकाह भी हो गया। नवाब साहब बहुत रोए, घर में मुंह छुपा छुपा कर, पर बाहर वक्त तेज़ी से बदल रहा था। दिन रात दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थीं। उसका निकाह पास ही चांदनी चौक के दूसरे सिरे पर बसने वाले एक खां साहब के साहबजादे से हो गया था। बहुत नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ, माल असबाब खरीदा गया, मालपुए उड़े। निकाह की सुबह जब सब सोए हुए थे, वो चुपके से दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे सीने से सिर टिकाकर कांपती हुई बोली थी, ये अब्बा हमें कहाँ भेज रहे हैं? और उससे पहले कि मैं कुछ तसल्ली उसे दे सकूं, सारा घर जाग गया था और वो छिटक कर चली गई थी। तब सोचता था वो चली जाएगी तो कभी उसका दीदार फिर नहीं होगा। जैसे जूलियट मेम साहब बिना पीछे मुड़े बिना देखे चली गई थी, वैसे ही वो छोड़ जाएगी। पर मेरा सोचना गलत निकला। पहले तो गई ही नहीं। नवाब साहब ने फैसला किया वो कुछ दिन इसी घर में रहेगी। दूसरा, उसने कहा वो जब जाएगी तब मुझे भी लेकर जाएगी। जब मैंने सुना तो मैंने दुआ मांगी थी कि कभी खुदा वो मौका दे जब मैं उसके लिए जान कुर्बान कर सकूं। पर क्योंकि वो धूप सी निर्दोष और सुबह की रोशनी सी उजली थी, उसकी किस्मत में सुख अल्लाह ने नहीं बोया। छोटी थी तब उसके वालिदैन का साया सिर से उठ गया था। नवाब साहब ने उसे पाला पोसा। निकाह जश्न से हुआ तो एकदम सन 47 की लूट मारकाट खून खराबा शुरू हो गया। दिन रात सड़कों पर लोग कटने लगे, घर जलाए जाने लगे, कोई किसी का नहीं रहा। देखते ही देखते काफिले के काफिले चल पड़े। सुना देश के 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 जहान हो गए हैं। हिंदू इधर रहेंगे, मुसलमान उधर जाएंगे। महीनों हो गए घर से किसी ने बाहर नहीं झांका। खान साहब वहीं ठहरे हुए थे और गुलमा कहीं दिखाई नहीं देती थी। लाला ज्ञानचंद का आदमी बाजार का सब काम कर लाता था। बाहर जरा अमन हुआ कि खान साहब वापस जाने को उतावले हुए। जाते जाते गुलमा को लेते गए। वहाँ जान की आपाधापी पड़ी थी। मेरी याद किसी को नहीं रही। वो सब पीछे देखा जाएगा कहकर खान साहब एक दिन अपने डेरे की तरफ चल दिए। इधर सारा घर नवाब साहब के लिए फिक्रमंद था। अब गए तब गए वे हो रहे थे। तभी खबर आई कि हिंदुओं ने खान साहब का सारा महल फूंक दिया है और सब सामान भी वो लूट ले गए हैं। और ये कि खान साहब बहुत गर्म हो रहे हैं, वे उसी दम लाहौर जाने की तैयारी करने लगे हैं। गुलमा साथ जाएगी। बहुत चिल्लाए नवाब साहब कि ये क्या सूझी है खान साहब को, उन्हें यहाँ लौट आना चाहिए था। ये फूल सी बच्ची कैसे काफिलों में जिंदा रहेगी? और इसी सदमे ने उनकी पूरी जान ले ली। मैं तो मर भी नहीं सकता था। सूने सूने घर में उसके इधर उधर छोड़े सामान को देखता रहता।
हफ्तों किसी ने मेरा चेहरा साफ नहीं किया। सब नौकर चाकर जो हाथ लगा लेकर चलते बने और देखते देखते उस पूरी बिल्डिंग पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। उस इमारत के 2-2 कमरे कर हिस्सा बांट दिया गया और तरह तरह के अजनबी उसमें भर गए। सिर्फ 2 कमरे रह गए थे जिसमें मैं था और कुछ नवाब साहब का बचा खुचा सामान, जो कि लूट की चपेट में नहीं आया। ज़िंदगी से तब तक मुझे कोई लगाव नहीं रह गया था। यही हैरानी थी कि जब सब लुट गया तब मैं कैसे रह गया। तभी पता चला कि गुलमा लाहौर तक पहुंची नहीं, कहीं बीच में ही छूट गई है, कहीं शरणार्थी कैंप में पड़ी है और लाला ज्ञानचंद को उसने खत लिखा है वहाँ से। इसी वजह से लाला जी ने अपने सिर झगड़ा मोल लेकर किसी तरह ये 2 कमरे उसके लिए बचा लिए हैं। वो आएगी, वो आएगी, वो कब्रनुमा कैद खाने सा कमरा, जहाँ ना धूप थी ना हवा, जन्नत के रंग सा हो गया। वो आएगी या खुदा तेरी रहमत है, पर जब आई तो लगा बचेगी नहीं। उसका धूप सा शरीर काला पड़ गया था, 12 की बजाय 9 बरस की लगती थी। हफ्तों मेरे पैरों के पास फर्श पर पड़ी रही। निम्मो आती, उसे कुछ खिला पिला जाती, पर वो ना बोलती थी ना अपनी परवाह करती थी। पीछे जरा संभली तो उसी तरह मेरे सीने पर सिर रख बताती कि कैसे वो खदेड़े गए, दिनों बिना खाने और पानी पर रहे, कैसे सब लोग गाड़ी पर चढ़ गए और वो भीड़ में छूट गई। इधर उधर मारी मारी फिरी, किसी औरत ने बातें बनाकर सब जो पास में था झटक लिया और दिनों बाद किसी स्वयं सेवक ने उसे कैंप में पहुंचाया। वहाँ से महीनों पीछे यहाँ आने का बंदोबस्त हुआ। कैसे कैंप में हर कोई नफरत से भरा, दुत्कार से भरा, अपने जख्मों के दर्द से बौखलाया हुआ था। वो रोती जाती और कहती जाती थी। उसने जिंदगी का मुंह देख लिया था एकाएक, और जिंदगी का चेहरा खूंखार होता है जिससे दहशत होती है। वो सदा उससे बचा कर रखी गई थी। उसके लिए उस चेहरे पर रेशमी पर्दे खुशबू में बसा कर डाल दिए गए थे। उसने चिलमन से झलक देखी थी, असलियत नहीं। उसे वक्त देकर धीरे धीरे ये पर्दा उठाया नहीं गया ताकि वो दहले नहीं। एकदम बंद उसकी जकड़ में छोड़ दी गई, रौंद दी गई थी। गनीमत यही थी कि वो पागल नहीं हो गई। वे दिन, दोपहर, शाम और रात, वो और मैं। वो अपना जहर उगलती, मैं पीता जाता था। मौत के साथ ज़िंदगी और ज़िंदगी के साथ मौत दी है खुदा ने, दर्द के साथ आराम। अब निम्मो मुझे बुरी नहीं लगती थी, उसका आना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी ही आ पाती थी वो, ज़्यादा देर रुकती नहीं थी। कभी उसकी माँ भी आती, समझा बुझा जाती, पर उस पगली के पास जो बच रहा था वो थोड़ा थोड़ा कर उसकी फूफी जान बन कोई दूर की रिश्तेदार आकर पहले ही उठा ले गई और निम्मो की सन 49 में शादी हो गई। पहले भारी सामान बिकने लगा, फिर हल्का सामान चुक गया, तो एक कमरा उसने लाला जी की मदद से कुछ रुपए पर उठा दिया। हवेली तब तक कबूतरों की बीट से, लोगों की गंदगी से, टूटी खाटों, जंग लगे संदूकों से, कनस्तरों से बदशक्ल हो चुकी थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। निम्मो 2 साल पहले एक दिन उससे मिलने आई। गोद में मक्खन सा बच्चा था, बढ़िया कपड़े पहने थी। देखकर गुलमा सांवली पड़ गई। एक वक्त था जब निम्मो गुलमा के सामने रूखी लगती थी। कुछ ही मिनट बैठी होगी निम्मो, और वो भी बेमन से। उस दिन पहली बार गुलमा रोई, लोट लोट कर रोई, खूब रोई थी, और फिर एकदम पायताने से रस्सी खोलकर ऊपर खूंटे में बांधने लगी थी। तब सारे जिस्म का जोर लगा मैं इसके पैरों के पास आ पड़ा था। एक सीधी तरेड़ मेरे आर पार चीरती चली गई, पर उसे होश आ गया। मुझे उठाया, तरेड़ को उंगली से छूकर देखा और गोद में लेकर बैठी रही बहुत देर। मैं क्या करूं, तू बता मैं क्या करूं। वो किराएदार भी किराया नहीं देता, लाला जी भी खुदा को प्यारे हो गए, तब क्या होगा। इस फाके से तो खुदकशी बेहतर है। लाला जी जब ज़्यादा बीमार पड़े तो उन्होंने उसे बुलाया और उसे काम करने की सलाह दी। उनके आदमी ने घूम घूम कर एक टोपी वाले के यहाँ उसे सलमा टाकने का काम दिलवा दिया। उस बात को 2 साल हो गए। कई दिन तक तो सुई से उसकी उंगलियां छिलती नहीं, पर वो भी कमर कसकर लगी रही। टोपी वाले का आदमी आता, काम छोड़ जाता, बना माल ले जाता, कुछ पैसे उसकी मेहनत के दे जाता। अब एक चिराग उसने रोशन कर लिया था और उसे लगता था वो जीत जाएगी। हाथ की मेहनत में एक नशा रहता है। वो ज़्यादा नहीं कमा पाती है, पर वो खुश है। उसका रंग लौटा नहीं है, पर म्लान भी नहीं है। घर में, और ये घर हमारा एक कोठरी है जिसमें कभी बावर्ची भी रहना पसंद नहीं करता था।
मैं हूँ, वो है, उसकी चटाई है जिस पर रात को सोती है, दिन भर कसीदा करती है। उसका 2 ईंट का चूल्हा है, एक हंडिया है, कुछ छोटे बर्तन, एक रस्सी पर गिने चुने कपड़े टंगे हैं। बरामदे के नल से वो मटकी भर लाती है। अल्लाह गवाह है, हम दोनों खुश रह रहे हैं इन पिछले 18 महीनों से। मगर इधर कुछ महीनों से टोपी वाले का आदमी बदल गया है। एक नया आदमी आने लगा है। रहमत नाम है उसका। काम लाता है तब भी कुछ देर खड़ा बातें बढ़ाने की कोशिश करता है। काम ले जाता है तब भी। पीछे वो मलेरिया में पड़ी थी, कई दिन काम नहीं किया, ना पैसा आया न दवा, न किसी ने पूछा। रहमत ही आया तीसरे दिन। डलिया में कुछ मीठा लाया, दवा लाया, 2 संतरे और कुछ केले लाया। वो सिकुड़ कर बैठी रही, मना करती रही, पर वो चाय बना कर दे गया। उस दिन से वो कुछ खो गई है। मेरी तरफ देखती भी है तो न देखती सी, पर मुझे रहमत से ईर्ष्या नहीं। लंबा चौड़ा तो है वो, 30 का होगा, साफ सुथरा रहता है। टोपी वाले से उसका साझा हो गया है। जब दवाई लाया था तब कलफ लगा कुर्ता पहने था, कढ़ाईदार लखनवी टोपी लगाए था, आंखों में चुभता था। गुलमा के ख़ानदान को वो और उसका घर बार जानता है। बड़े घर की लड़की है, मुसीबत की मारी है। कभी नीच बात उसने अब तक नहीं की है। परसों शाम वो काम देने आया तो गुलमा ने डरते डरते चाय को पूछ लिया। चटाई पर वो बैठा, चाय पी। गुलमा पर से उसकी नज़र नहीं हटती। कल वो पैसा देने आया, एक मलाई का दोना चुपके से उसके लिए छोड़ने लगा। देख लिया गुलमा ने, उठाकर नहीं नहीं करने लगी। खींचतान में हाथ उसका रहमत के हाथ में रह गया, जिसे कलेजे पर छुआ कर वो चला गया। बहुत दिन से किसी अगल बगल वाली की नज़र गुलमा पर है। उसने गुलमा का हाथ रहमत के हाथ में देख लिया। उसके गंदे ख्यालातों को मसाला मिल गया। आज पानी भरती गुलमा को उसने खूब ताने सुना दिए। घर में आग नहीं सुलगी है, हड़ियाँ नहीं चढ़ी है। वो बिना खाए पिए अंधेरे में पड़ी है। बहुत देर से रो भी रही है। रात आधी बीत गई है। कुत्तों को छोड़ सब सोए हैं। सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की के थोड़े खुले पल्ले से रोशनी कमरे में से गुजरती मेरे मुंह पर पड़ रही है। अचानक वो उठकर मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गई है, सालों पहले की तरह। हाथों से घेर लिया है। मेरे सीने पर उसका सिर हमेशा की तरह रखा है। तू जानता है सब, तू तो जानता है, बता मैं क्या करूं। लोग जब बुरी निगाह से देखते हैं तो खुदकशी कर लेने को जी चाहता है। जानती हूँ मुझसे शायद निकाह नहीं करेगा, पर मुझे वो अच्छा लगता है। मैं जैसे भी वो चाहेगा उससे निभा दूंगी। बता क्या ये बुरा है। अभी आप सुन रहे थे सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी गुलमा बेगम।